हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दिन हमने अप टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। ओके, तो आज इसका नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोर्शन में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में है हीट कंटेंट। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा हीट कैपेसिटी। ओके, क्या हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, अच्छा से समझो चीजें को। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ सिस्टम टू इंक्रीज इट्स यूनिट टेम्परेचर। क्या लिखा है देखो, मैं इस स्लाइड में ब्लैंक पेज में मैं समझा देता हूँ बढ़िया से। देखो क्या था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी है कोई भी सिस्टम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन टेम्परेचर, मतलब यूनिट जिसको हम बोलेंगे यूनिट टेम्परेचर। यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस सिस्टम में जितना हीट देना पड़ेगा, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए उस सिस्टम में जितना हीट देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। ओके, मतलब मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ, सुन लो कैसे करके लिखना है बोर्ड्स में। द हीट रिक्वायर्ड टू अ सिस्टम to increase its unit temperature. The heat required by a system to increase its unit temperature. अभी क्वेश्चन आएगा सर, यूनिट आपने क्या बोला कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन, दोनों दोनों ही पॉसिबल है। क्योंकि सर तो केल्विन होता है सारी जगह, नहीं। देखो एक्चुअली केस ऐसा रहता है कि क्या बोला, मेंशन करा है यूनिट टेम्परेचर। सपोज करो कि तुम मैथमेटिक्स या तो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि केल्विन टेम्परेचर में, तो सपोज करो कि 275 केल्विन टेम्परेचर है। यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब कितना होगा, 276 केल्विन टेम्परेचर। ओके, और एक चीज देखो, इसको ही तुमने इसमें कन्वर्ट करो, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो 2 डिग्री से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 276 मतलब 276 को, तो कितना आएगा, -273 करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इधर कितना इंक्रीज हुआ, लेफ्ट साइड में केल्विन में 1 केल्विन। मतलब हम जब चेंजेस ले रहा है ना, मतलब देखो यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना मतलब चेंजेस हो रहा है। चेंजेस को हम केल्विन में भी लिख सकते हैं, चेंजेस को हमने डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी हो गया। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सी से। सी से, कैपिटल सी से हम हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे इक्वल साइन आएगा। हाँ, यहाँ पे इक्वल साइन, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी। ओके, तो कितना हीट चाहिए, क्यू। कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो हमने क्या बोला, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल टी। सपोज करो कि हमें देना पड़ेगा 20, क्यू का वैल्यू रहेगा, हीट हमने दे दिया कि 20 दे दिया, ठीक है, 20 हीट दे दिया। ओके, तो टेम्परेचर सपोज करो कि पहले था कोई भी टेम्परेचर ले लो, पहले कौन था 298 केल्विन, अभी हो गया कितना, अभी मान लो कि हो गया 308 केल्विन। तो डेल टी कितना आया, डेल टी आएगा 308 माइनस 298 यानी 10 केल्विन। एंड हमने हीट कितना दिया था, 20। तो कितना आएगा देखो, कैलकुलेट करो। और C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल टी। तो क्यू कितना 20, डेल टी कितना 10, तो आंसर आएगा हीट कैपेसिटी कितना 2। हीट कैपेसिटी कितना आएगा 2। समझ में आया होगा शायद कंसेप्ट को। चलो नेक्स्ट, और एक अच्छा चीज है देखो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, इस वाले को ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर बोला, नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बोला, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम जो हीट दे रहा है क्यू, क्यू किसके लिए हमने यूज किया, हीट के लिए, एंड टी किसके लिए यूज किया, टेम्परेचर के लिए। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब होता है हीट, कांस्टेंट प्रेशर में हीट दे रहा है, मतलब दैट इज डिनोटेड बाय क्यू पी। सफिक्स में पी लगा देना, ठीक है, सफिक्स में पी लगा देना, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हम हीट दे रहे हैं। एंड मोलर, मोलर हीट, कोई भी चीज का पहले अगर मोलर लग जाएगा, मतलब एक मोल के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो उसको तुम पूरा टर्म को एन से डिवाइड कर दो, मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा, सी पी इज इक्वल टू क्यू पी
बाई एन इंटू डेल्टी। से समझ नहीं आया, देखो फिर से मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या बोला चीजों को देखो। पहले हमारा हीट कैपेसिटी क्या था सर, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल टी। ओके, ये है हीट कैपेसिटी। ओके, फिर क्या बोला, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कांस्टेंट प्रेशर बोला है ना, इसलिए हम लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी से डिनोट करेंगे। तो हीट कितना होगा, क्यू। सर कांस्टेंट प्रेशर में हीट दे रहा है सर, तो इसको सर क्यू मत लिखो, सर क्यू पी लिखो, ठीक है, लिख दिया क्यू पी। तो नीचे क्या आता है, डेल टी आता है, डेल टी बैठा दिया। एट मोलार, मोलार, मोलार मतलब क्या, एक मोल के लिए मतलब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्यू पी इंटू एन इंटू डेल टी। समझ आया होगा ना, बढ़िया से समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ये हो गया एक टर्म। एंड दूसरा टर्म आएगा मोलार, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब क्या आ गया सर, नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखो पहले। फिर फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, क्यू बाई डेल टी। यही तो फॉर्मूला है ना हीट कैपेसिटी का। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सब में भी लगा दो, सफिक्स में, सी भी क्यू भी, जस्ट डिनोशन है, मतलब डिनोट करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो डेल टी है। एंड क्या करेंगे, मोलार बोला मतलब नंबर ऑफ मोल से फिर से डिवाइड करेंगे। आ गया ना चीजें, समझ में आया होगा शायद। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी होता है। ये सीपी होता है, ये क्या होता है, सीबी। एंड दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है क्या, सीपी सीपी से अगर हम सीबी माइनस करेंगे, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। सर आर मतलब तुम जो सोच रहे हो वही, क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट या तो गैस कांस्टेंट। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर एंड गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी। गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी। कभी भी अगर सीपी दिया रहेगा, सीबी सर कैसे निकालेंगे, ये सीपी दिया है, सीबी निकलना है, मतलब क्या हो जाएगा, सीबी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर करके, ऐसे करके हम निकाल देंगे। सीबी, सीपी दिया है, आर पता है, सीबी निकल जाएगा। है ना समझ में। ये अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंथैल्पी। क्या है, एंथैल्पी। सर एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी मतलब ये सोच सकते हो कि एनर्जी जैसा एक चीज है, मतलब एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। साफ सब लिखा है, एंथैल्पी इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब इन एनर्जी को मेजरमेंट करने का एक तरीका बोल सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनामिक सिस्टम में एनर्जी को मेजर करने का तरीका। देखो अभी तक हमने एक चीज पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी करके एक चीज पढ़ा है ना, इंटरनल एनर्जी एक टर्म पढ़े थे हमने, इंटरनल एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू। ओके, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच, एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय एच। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। पीवी वर्क डन को लेता है, क्या लेता है, पीवी वर्क डन, मतलब एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है, मतलब यू प्लस पीवी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी होता है ना, हमने तो बहुत बार पढ़ लिया पिछले बार। क्या पढ़ा थे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल भी होता है ना, इसलिए एच इजिकल टू यू प्लस पी बी। तो अभी तो सर हमें तो पहले उसमें भी मैंने बोला था कि यू हम किसी का निकल नहीं सकता है। सपोज करो कि एक चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, ए टू बी एक सिस्टम है, ए टू बी, इसका यू वन है, इसका यू टू है, यू वन भी निकल नहीं पाएंगे, यू टू भी नहीं निकाला जाता है, तो क्या निकाला जाता है सर, डेल यू, मतलब यू टू माइनस यू वन। सेम सेम इसमें H1 एंथैल्पी है, इसका H2 एंथैल्पी है, तो H1 H2 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट H1 H2, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल H। डेल H क्या होगा, H2 माइनस H1 होगा ना। तो सब में हम डेल ले लेते हैं, मतलब इसमें भी हम डेल लगाएंगे, इसमें भी हम डेल लगाएंगे, इसमें भी हम डेल लगाते हैं, ठीक है। तब क्या आएगा, डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड डेल डेल पीवी मतलब क्या, पीवी का चेंज। ओके, तो सपोज करो इसमें हम दो केस लेंगे। सर कैसे करके, एक बार पी को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब जिसको हम बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बार हम भी को कांस्टेंट रखेंगे, जिसको हम बोलेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है।
तो अभी क्या आएगा, अभी आएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस, देखो पी जब कांस्टेंट है मतलब डेल पी नहीं आएगा, समझ में आया ना, क्योंकि डेल पी तब आता है जब पी चेंज होता है। डेल पी मतलब क्या होगा, पी टू माइनस पी वन, लेकिन हमने क्या बोला, पी कांस्टेंट मतलब पी को हमने बाहर निकाल लिया, पी कांस्टेंट तो भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब डेल भी, डेल का किस में लगेगा, भी में लगेगा, ठीक है। मतलब डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी। एंड इसी हिसाब से अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट भी, तो मतलब भी कांस्टेंट है, मतलब चेंज क्या हो रहा है, पी। तो फॉर्मूला से फिर से लिखो, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी भी, डेल पी भी में से कौन सी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है। इससे कैसे पता चला, अरे पता नहीं चला, मैंने मान लिया, ठीक है, मान लिया कांस्टेंट भी। तो भी को बाहर निकालो, भी डेल पी, आया ना समझ में। तो सर दोनों फार्मूला होता है एंथैल्पी का, एकदम सही, दोनों फार्मूला एंथैल्पी का होता है, लेकिन हम यूज करने जा रहे हैं लेफ्ट वाला फार्मूला, मतलब पहला वाला फार्मूला। सर क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, जो कि कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लेफ्ट वाले फार्मूला को ज्यादा यूज करेंगे, और इसी को हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी। क्लियर, कोई डाउट इसमें, शायद डाउट नहीं है। तो चलो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये सबको पता है। सर कहाँ से आया है, गैस से आया है, गैसियस इक्वेशन है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, P कांस्टेंट है, भी चेंज हो रहा है, P कांस्टेंट है, भी चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो R तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है क्योंकि R का वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका नाम ही है कांस्टेंट। तो और यहाँ पे क्या है, T है, अगर हमने T को कांस्टेंट कर देंगे, अगर T इज कांस्टेंट, तो क्या मिलेगा, P डेल भी इज इक्वल टू, ये डेल एन हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये डेल एन हो जाएगा, एंड ये आर टी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया, मतलब पी डेल वी का जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल एन इंटू आर टी, मतलब फॉर्मूला डिराइव करो, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी, जहाँ पे है ना वहीं पे इसको बैठा दो, किसको, डेल एन आर टी को, तो डेल एन आर टी। एंड एक चीज मुझे बोलो कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस, लिक्विड या सॉलिड। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसके लिए वैलिड है, सबको पता है सर, गैस, बहुत सही है। अगर गैस है तो ये सब ये जो है ना डेलेन, ये किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए, मतलब डेलेन हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डेल एन जी, मतलब चेंज इन मोल्स फॉर गैसियस, मतलब जो गैसियस रिएक्टेंट रहेगा उसी का चेंज को हम लेना है यहाँ पे, ठीक है, उसी का चेंज को हम यहाँ पे लेंगे, मतलब डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। एंड ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है, एंड जेई मेंस नीट में हर बार, हर साल इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है सर। सर कैसे करके क्वेश्चन आता है, चलो दिखा देता हूँ। सपोज करो, सर डेल एन जी क्या होता है, पहले देखो, डेल एन जी को हम कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि एक इक्वेशन है, ए प्लस टू बी टू सी, ओके, या तो फोर सी, ओके, ये दे रखा है गैसियस, ये दे रखा है गैसियस, ये दे रखा है गैसियस, तो सर डेल एन जी कितना होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में कितना गैसियस मोल है, चार, रिएक्टेंट में से दो और एक तीन, तो चार माइनस तीन करेंगे तो कितना मिलेगा, वन। कोई डाउट नहीं है सर, डाउट। सपोज करो कि ये हो गया हमारा सॉलिड या तो लिक्विड, सॉलिड ही मान लो, सॉलिड हो गया, तो गैसियस, चलो डेल, अभी डेल एनजी निकालो, अभी रिएक्शन बदल गया तो अभी डेल एनजी निकालो, कितना होगा, गैसियस, सॉरी गैसियस छोड़ो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना मोल है सर, सर गैसियस प्रोडक्ट मोल चार है, ओके चार, ओके। सर रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट को सर है तीन, नहीं, तीन नहीं लेना है, तो सर लेना क्या है, लेना है उसी को जो गैस में है, ठीक है। तो गैसियस पूरा, गैसियस रिएक्टेंट मोल कितना, एक ही है, क्योंकि ये तो सॉलिड में है, तो गैसियस रिएक्टेंट वन होगा, तो एनजी कितना होगा, डेल एनजी तीन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ये डेल एनजी को पूछता है एग्जाम में, जेई मेंस खोल के देखो क्या पूछता है, डेल एनजी को ऐसे करके एग्जाम में देता है, डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू सी आर टी, या तो
2RT या तो -3RT या तो 4RT, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देता है। ऐसे करके डेल एच माइनस डेल यू, डेल एच माइनस डेल यू, डेल एच माइनस डेल यू, ABCD करके। एक बार पिछले साल का, मतलब पिछले साल का नहीं, मतलब पिछले 3-4 साल का एक बार नीट एंड जेईई मेंस खोल के देखो, ये चीज बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, मैं देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया ना? डेल एच माइनस डेल यू मतलब ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। डेल एन कितना आया? डेल एन जी 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3RT आएगा, तो आंसर आएगा पहला वाला ऑप्शन 3RT। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, ये जो नोट्स है ना, मैं नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन ना लो। चलो, तो एंथैल्पी जो जो मैंने पढ़ा दिया सब कुछ लिखा है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, सर बढ़िया। तो सर एंथैल्पी क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इज इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पीवी। ओके। तो सर एंथैल्पी क्या होता है? जब मैंने पढ़ाया था ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, ये सब पढ़ा दिया था। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो सिर्फ स्टेट का ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फाइनल एंड इनिशियल स्टेट का ऊपर डिपेंड करता है, पाथ का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो स्टेट फंक्शन होता है। तो सर स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन याद कैसे रखेंगे? बढ़िया से याद रखने के लिए मैं एक चीज बोला था, क्या कि दुनिया में दो ही पाथ फंक्शन है। एक है वर्क डन, मतलब वर्क डन, एंड दूसरा है हीट। वर्क डन एंड हीट, ये छोड़ के जितना भी है सब कुछ स्टेट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी वर्क डन भी नहीं है, हीट भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैं वहां पे पढ़ाया था ना। अगर याद नहीं है, इस सब अगर सब कुछ भूल गए हो, एक बार डे 1 वाला लेक्चर देख लो। डे 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एग्जाम में भी डे 1 अगर समझ में नहीं आया तो डे 2 समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसका 3 लेक्चर होने वाला है। डे 1 हो गया, डे 2 आज हो रहा है, डे 3 2-3 दिन में मैं दे दूंगा, ठीक है। एंड देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। मैं अभी बोला कि चेंज ले सकते हैं, H1 एंड H2, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज को कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वहीं पे मैं बोला था कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए U इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस, तब U कितना हो जाएगा? 0। एंड यहाँ पे भी डेल एच कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल एच कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एंथैल्पी भी 0, और वहां पे क्या था? इंटरनल एनर्जी, यू मतलब इंटरनल एनर्जी भी 0। क्लियर हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी मैंने बोल दिया। अभी सपोज करो कि A से B एक रिएक्शन हो रहा है, H1 H2, डेल H इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, H2 माइनस H1, ये हो जाएगा डेल H। तो फॉर्मूला क्या आएगा? तो सबका पहले अगर हम डेल लगाएंगे तो डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी बी। अगर अगर P और V कोई भी अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो क्या होगा? P2 V2 माइनस P1 V1। तो फाइनल, ये तो एक फॉर्मूला है ही, लेकिन हमारा केस में क्या आएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, P बाहर आ जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल P, और डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस V डेल P जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। एंड हमारा केस में कांस्टेंट प्रेशर ही आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे टिक मार दिया, ठीक है। सिर्फ एक फार्मूला का भी यहाँ पे याद करना है, क्या? एंथैल्पी का, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल बी। एंड और एक फार्मूला मैं जो बता दिया, ये तो है ना, ये फार्मूला अभी जो मैंने बताया, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। सर कैसे करके आया? अभी अभी समझाया। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, पी कॉन्स्टेंट आर टी कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, फाइनल फार्मूला। तो एंथैल्पी का सर कितना फार्मूला याद रखना है? अभी तक एंथैल्पी का 2 ही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके सर, डेल एन जी क्या होता है? एन जी प्रोडक्ट माइनस एन जी गैसियस। तो डेल एच माइनस डेल यू क्या होगा? डेल एच माइनस डेल यू डेल एन जी आर टी होगा। तो नीचे एक प्रॉब्लम है, जैसे साल हम एग्जाम में आता है, प्रीवियस साल में, तो एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री, तो सब गैसियस में है, तो कितना होगा? गैसियस मोल है, प्रोडक्ट है, गैसियस प्रोडक्ट है 2 मोल, गैसियस रिएक्टेंट है 4 मोल, 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आएगा, तो आंसर आएगा -2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर चलो, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, अभी हमने जो पढ़ा है सीपी। सीपी मतलब क्या था? सीपी मतलब था क्यूपी बाई एन डेल टी। तो क्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी इंटू
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, Cp इंटू एन इंटू डेल टी, ये है ना। तो और एक चीज मैं सिखा देता हूँ, क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच होता है। मतलब सर एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमने हीट देता है ना, उसी को हम डेल एच बोलते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर हमने जो हीट देता है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल एच बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, डेल एच बोलेंगे। क्लियर। तो डेल ए देखो नीचे लिखा है स्टार मार के, क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर हीट, यानी क्यू पी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट, यानी क्यू वी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। मतलब क्यू भी मतलब डेल भी डेल यू, क्यू पी मतलब डेल एच। बड़ा सिंपल है देखो, क्यू पी है एंड क्यू भी है, सर याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होना है ना कंफ्यूज, भी और यू एक ही जैसा दिखता है तो मतलब भी मतलब डेल यू ऐसे करके याद रखना, ठीक सा है। एंड एक हो गया तो, और एक ही तो बचा एंथैल्पी, तो ये हो जाएगा क्यू पी मतलब डेल एच, क्यू बी मतलब डेल यू। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या सब फार्मूला आया, एक फार्मूला आया पहला वाला, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी इंटू डेल भी। दूसरा वाला फार्मूला है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी इंटू आर टी, ठीक है। एंड लास्ट वाला फार्मूला है डेल एच इज इक्वल टू एन डेल टी सी पी, डेल एच इज इक्वल टू एन डेल टी सी पी। ओके सर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर डेल एच इज इक्वल टू एन डेल टी सी पी, तो इसका उल्टा ले लो, डेल एच की जगह अगर हम डेल यू ले लेंगे, मतलब एन डेल टी सी भी, क्योंकि सी भी मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या बोलते हैं क्यू भी को, इंटरनल एनर्जी चेंज, इसको एंथैल्पी चेंज। क्लियर हो गया ना पूरा चीज, कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। ये एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे, इंटरनल एनर्जी मतलब यू को हम कैसे मेजर करेंगे, एक रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी को हम कैसे मेजर करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्यू भी को क्या बोलता है, डेल यू बोलते ही बोला ना। तो इसको कैसे मेजर किया जाता है, कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स का मदद से, बॉम कैलोरीमीटर। क्या, बॉम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट डॉट। एंड यहाँ पे क्या सिंपल चीज, एंथैल्पी, एंथैल्पी को कौन सी इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम मेजर करेंगे, वाटर कैलोरीमीटर या तो कॉफी कप कैलोरीमीटर। मतलब सर यू मेजर होएगा किससे, बॉम कैलोरीमीटर से। एंड सर एंथैल्पी या तो एच मेजर होएगा किससे, वाटर कैलोरीमीटर एंड कॉफी कप कैलोरीमीटर। सर ये सब क्या है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इससे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। ओके ओके चलो, अभी हाँ डेल एज को दिखा देते हैं चलो। अभी सपोज करो कि एक रिएक्शन है ए ए बी बी टू सी सी डी डी। ओके, बोला कि ए का एंथैल्पी है एच ए, इसका एंथैल्पी होता है एच बी, इसका है एच सी, इसका है एच डी। तो सर एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, बोलो एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या क्या है, सी के लिए एंड डी के लिए, तो बोलो तो कितना सी है सर, स्मॉल मतलब ये सी, मतलब ये जो सी रिएक्ट प्रोडक्ट है कितना है, सी मोल्स है, ठीक है। तो सी इंटू इसके लिए एंथैल्पी कितना, एच सी, सी इंटू एच सी। डी कितना है सर, डी है स्मॉल डी इंटू एच डी हो जाएगा, प्लस स्मॉल डी इंटू एच डी। एंड रिएक्टेंट के लिए क्या क्या होगा, कैपिटल ए रिएक्टेंट कितना है, स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए इंटू एच ए एंड प्लस बी इंटू एच बी, ऐसे करके होगा। क्लियर, चलो हो गया। फिर हो गया डेल एच इजिकल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, यही चीज लिखा है यहाँ पे, मैं जो समझा दिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अभी जो चीज होगा देख लो, दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ओके, तो से एंडोथर्मिक क्या होता है, मतलब अगर ए से हमें बी जाना है, मतलब कुछ हीट देना पड़ता है, ए प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या बनेगा बी। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, सर रिएक्शन होने के बाद कुछ हीट निकलता है, मतलब ए टू बी प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट गेन होगा, ठीक है। तो इसका मैं अगर
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रा करना है तो सर कैसे ड्रा करेंगे, मतलब इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बोलते हैं या तो वो जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या रहेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या तो टाइम, टाइम ओके, एक ही चीज है देखो। तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट क्या है, ए, प्रोडक्ट है बी, देखो अच्छे से देखो, ए नीचे रहेगा बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा बी ऊपर रहेगा, एंड ऐसे करके हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये है ए, ये है बी, एंड ये क्या है, इतना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस है ना, तो इतना क्या है, इतना जो हाइट है ये क्या है, एच ए, इसको हम एच ए भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एच बी, क्या बोलेंगे, एच बी। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है तो सर हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल एच कितना, क्या हो जाएगा, डेल एच होगा, ए से डॉट 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 करके लाइन खींचो, बी से डॉट 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 करके लाइन खींचो, जितना गैप होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेल एच, क्या बोलेंगे, डेल एच। तो तुम खुद बोलो डेल एच पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सर कैसे बोलेंगे, एच ए कितना है, एच ए का वैल्यू इतना है, ठीक है सर, एच बी कितना है, एच बी का वैल्यू तो इतना है, तो एच बी बड़ा है या एच ए बड़ा है, देखो ग्राफ से बोले एच ए छोटा, एच बी बड़ा, एंड तुम्हें पता है डेल एच क्या होता है, डेल एच होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब एच बी माइनस एच ए, तो प्रोडक्ट बड़ा है मतलब प्रोडक्ट का एंथैल्पी बड़ा है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी छोटा है मतलब कम है, तो बड़ा से या तो ज्यादा से हम कम को अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव संख्या मिलेगा ना, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो एंडोथर्मिक के लिए डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल एच पॉजिटिव होता है, क्लियर, एंडोथर्मिक के लिए डेल एच पॉजिटिव होता है, एंड एक्सोथर्मिक के लिए ठीक उल्टा होता है उसका, मतलब एक्सो के लिए डेल एच क्या होता है, हीट एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट रहेगा ऊपर, प्रोडक्ट रहेगा नीचे, ग्राफ ऐसे करके आएगा, ग्राफ ऐसे करके आएगा, सर डेल एच कितना होगा, ऐसे करके रिएक्टेंट से लाइन खींच दो, डॉट डॉट करके प्रोडक्ट से खींच दो, जो बीच में रहेगा ये होगा डेल एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, चलो। अच्छा और एक चीज मैंने बोलना भूल गया यहाँ पे, और एक चीज है, ये हम नेक्स्ट ईयर फिर से स्टडी करेंगे, एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स करके, बहुत मजेदार चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें बढ़िया से हम पढ़ेंगे, देखो जो भी रिएक्टेंट है उससे एक लाइन खींच दो, जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, ग्राफ का एकदम टॉप वाला जो पॉइंट है, ग्राफ का जो टॉप वाला पॉइंट, मतलब एकदम पीक पॉइंट, ग्राफ का जो पीक पॉइंट है वहां तक जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब अगर हम बोलने जाऊंगा ना उस चैप्टर को ये सब अगर बोलने से पहले उस चैप्टर को पढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है सर, ये क्या होता है, बहुत कुछ होता है, ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का कंसर्न नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये वाला चीज, एंड जो पीक पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहीं पे भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, डॉट 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 करके हमने लाइन खींच दिया, तो यहाँ से जो पीक पॉइंट है इतना वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ठीक है हो गया, तो छोड़ो, तो अभी क्या करेंगे हम, बढ़िया से समझ में आ गया ना, तो चलो अभी हम, एंथैल्पी बहुत टाइप्स का होता है, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, उसके बाद आएगा, क्या आएगा वहाँ पे, फ्यूशन, फ्यूशन के लिए एंथैल्पी आएगा, सप्लीमेशन के लिए एंथैल्पी आएगा, बॉन्ड एंथैल्पी आएगा, एटोमाइजेशन एंथैल्पी आएगा, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी आएगा, ऐसा बहुत तरह का एंथैल्पी होता है, ठीक है, एलोट्रोपी फॉर्म ट्रांजिशन के लिए एंथैल्पी आएगा, ऐसा बहुत कुछ आता है, हम एक एक करके स्टडी करेंगे, एंड मेन जो दो चीज होता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक आता है एंथैल्पी ऑफ कॉम्बसन, मतलब कॉम्बसन एंथैल्पी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, एंड बोर्ड्स में भी ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो अच्छा से, ठीक है, चलो। फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है, सपोज करो कि हमें H2O बनाना है, क्या बनाना है, H2O, तो हमने H2O बनाएंगे तो सर कैसे लेंगे, सर बनाएंगे कैसे H2O को, H2O को ऐसे करके बनाया जाएगा, एक मिनट, हाँ,
H2O। इसमें क्या क्या है सर? हाइड्रोजन एटम है एंड ऑक्सीजन एटम है। ओके, तो हाइड्रोजन एटम का नेचुरल स्टेबल स्टेट क्या होता है? H2 गैस। ओके, एंड ऑक्सीजन एटम का O3 होता है? बिल्कुल नहीं, क्या होता है? O2 होता है। नेचुरल स्टेबल स्टेट, नेचुरल स्टेबल स्टेट क्या होता है? O2। O2 से वन, O2 एंड H2 से हमें क्या बनाना है? H2O। सर क्यों सर नेचुरल स्टेबल स्टेट से बनाना है? क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसा है, कुछ हमें कुछ चीज बनाना है तो उसको, उसका जो एलिमेंट या तो एटम रहेगा उसका नेचुरल स्टेबल स्टेट से उसको हमें बनाना होगा। ठीक है, उसके लिए जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन एंथैल्पी। ओके, एंड दूसरा और एक शर्त है, इधर 1 मोल होना चाहिए। कितना? 1 मोल। मतलब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि सर इसमें हम ऐसे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे बैलेंस्ड हो गया, नहीं, मतलब इसका जो डेलेज आएगा वो फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे शर्त क्या है? शर्त है 1 मोल होना चाहिए, मतलब 2 से भागा मारना पड़ेगा इसको। H2 प्लस हाफ O2 टू H2O। क्लियर? मतलब जो बनेगा वो 1 मोल बनना चाहिए। एंड कहाँ से बनना चाहिए? प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट, प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट। ओके, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या तो रिक्वायर्ड। ठीक है, रिलीज या तो रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल of compound from their pure and natural stable state। तो क्या बोला? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, या तो तुम दोनों वर्ड लिख सकते हो, एब्जॉर्ब और रिलीज, when 1 mole of compound is formed from its constituent element in the pure and natural stable state। मैंने जो बोला वही लिखा है ना। इन फ्रॉम कहाँ से होना चाहिए? प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट। तुम लोग ऐसे भी करके भी बोल सकते हो, सुन लो। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड मत बोलो, इन्वॉल्व बोल दो। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट, या तो इन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट। तो सपोज करो कि हमें बनाना है CO2, नेक्स्ट हमें बनाना है एमोनिया, नेक्स्ट हमें बनाना है मीथेन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले 2 नंबर को कर लो। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट क्या होता है सर? N2 होता है। हाइड्रोजन का H2 होता है। तो सर हम कैसे करके बैलेंस करेंगे? बैलेंस करो ऐसे कि यहाँ पे ताकि एक एक रहे। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में है 1 मोल, व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो बैलेंस करो तो जल्दी जल्दी। यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे हाफ लगा दो हाफ। यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे कितना लगेगा? 3/2 लगेगा ना। देखो समझ में आया? आ गया बैलेंस। और ये सब क्या है? नाइट्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन भी नॉर्मली गैस होता है। तो CO2 क्या होगा सर? O2 तो एक O2 आएगा, गैसियस फॉर्म से आएगा। ठीक है सर। C क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन कार्बन का बहुत सारा एलोट्रोप्स होता है, डायमंड होता है, उसके बाद क्या होता है? ग्राफाइट होता है। तो सर कार्बन का प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट क्या होता है? ग्राफाइट। क्या होता है? बिल्कुल ग्राफाइट होता है। कार्बन किसमें रहना चाहिए? ग्राफाइट में। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसका जो कार्बन का जो मतलब रिएक्टेंट में रहेगा वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? ग्राफाइट फॉर्म में, वो जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें देखो CH4 में क्या होगा? सी ग्राफाइट लिख देना, सॉलिड प्लस H2 ऐसे करके बैलेंस कर दो तो बन जाएगा। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन आएगा, सपोज करो कि बोला है तुम्हें एक कंपाउंड ले लो ना, NH3। सपोज करो कि NH3 बोला है, ठीक है, NH3। तो ऐसा रिएक्शन दे रखा है N2 प्लस 2 NH3 3H2 2 NH3। ठीक है, तो बोला इट्स डेल एच, मतलब रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी का बराबर है या नहीं है? किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एमोनिया का। बोल रहा है कि डेल एच, मतलब इसका जो डेल एच आएगा वो फॉर्मेशन एंथैल्पी का बराबर होगा या नहीं। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा सर? देखो
पहले हमें दो शर्त है, देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है सब नेचुरल प्योर स्टेबल स्टेट से आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, N2 से आ रहा है, ठीक है। दो नंबर कंडीशन क्या है, तो एक नंबर कंडीशन नेचुरल प्योर स्टेबल स्टेट से बनना चाहिए। दो नंबर कंडीशन एक मोल बन रहा है या नहीं। डेफिनेशन में है वन व्हेन वन मोल कंपाउंड इज फॉर्म। कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। मतलब बिल्कुल नहीं होगा, ये फॉल्स है, मतलब नॉट इक्वल्स टू होगा, ये नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है क्योंकि डेफिनेशन के साथ मैच नहीं हो रही है, ठीक है। क्या बोला था, व्हेन वन मोल कंपाउंड इज फॉर्म, यहीं पे 2 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सपोज करो कि बोला है CO2 बनाने के लिए रिएक्शन दे रखा है CO प्लस O, तो बोलेगा कि ये हो रहा है सर, देखो ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो तुम देखोगे पहला कंडीशन से 1 मोल बन रहा है, प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा है, तो सर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अरे दूसरा कंडीशन भी देखो, दूसरा कंडीशन में क्या है, दूसरा कंडीशन में ये तो नेचुरल एंड प्योर स्टेबल स्टेट में है, लेकिन ये प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट में नहीं है, क्योंकि कार्बन कहाँ पे रहना चाहिए, कार्बन ग्राफाइट में, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, मतलब ये भी नहीं होएगा। ऐसे करके दो तीन रिएक्शन दिया है, फॉर्म फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल H इज इक्वल टू फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो देखो CH4 बन रहा है, 1 मोल है, लेकिन इधर क्या है, इधर H2 नहीं है, H है, तो बिल्कुल नहीं हो, काट दिया मैंने। 2H2, अरे 2 आ गया मतलब बिल्कुल नहीं होगा। 2NH3, अरे 2 आ गया मतलब बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आया। तो सर हमें सर थोड़ा समझा दीजिए या तो सर सिखा दीजिए कि सर प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी सिखा दिया, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन O2 गैस, N का होता है N2 गैस, H का होता है H2 गैस, H का होता है H2 गैस, Cl का होता है Cl2 गैस। लेकिन Br का क्या होगा, Br2 लिक्विड, Br का क्या होगा, Br2 लिक्विड। I का क्या होगा, I2 लिक्विड। सोडियम का क्या होगा, सोडियम सॉलिड। ऐसे करके बहुत सारा लिखा है, देखो सब कुछ मैं बोल दिया। फ्लोरीन का क्या होगा, गैस, फ्लोरीन का गैस। ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, सोडियम सॉलिड। कार्बन सॉलिड होगा, उसके साथ साथ कौन सी कार्बन एलोट्रोप्स होना चाहिए, ग्राफाइट। P4 फॉस्फोरस का P4 होता है, P4 सॉलिड एंड व्हाइट। व्हाइट मतलब क्या सर, सफेद फॉस्फोरस, इसका एक्चुअली होता है कार्बन का जैसा होता है ना, ग्राफाइट एंड डायमंड। और फुलेरिन बहुत सारा होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतने सीखो कि फास्फोरस का क्या होता है, ऐसे व्हाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है। कौन सी सर प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट होता है, व्हाइट होता है। सल्फर क्या होता है, रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, रोम्बिक सल्फर होगा, एस एट रोम्बिक सल्फर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। फिर नेक्स्ट को हम देखते हैं क्या है इसके बाद। अच्छा, ये बड़ा आसान है, देख लो। सपोज करो कि 2A+B2C+2D सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा है। इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल एच ए दे रखा है 10, इसका 5, इसका एच सी कितना, इसका HB 5, इसका HC 4, इसका HD 3। तो क्या होगा, डेल एच निकलने के लिए बोला, क्या होगा, सबका देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 से 4 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 3, सी का कितना वैल्यू 4 है, 4, 3 × 4, 2 × 3, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 × 10, 1 × 5, 2 × 10, 1 × 5, ऐसे करके हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, सिंपल मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन बोला है, क्या कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अच्छा एक चीज मैंने भूल गया बोलना, प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट में क्या होता है, प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट में जब इसमें रहता है ना, इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होता है। तो मतलब HF नॉट, सर नॉट क्यों लगाया, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब सर होता है इसमें 1 ATM एंड रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन एंड 180 इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड जब बोलेंगे तब नॉट लगाना पड़ता है, ऊपर जीरो जैसा ओ जैसा लगाना पड़ता है, नॉट बोलता है इसको, नॉट। ओके, तो डेल इसका सब नॉट वैल्यू कितना होता है, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2 कितना होगा जब प्योर एंड नेचुरल स्टेबल स्टेट में रहेगा, 0 0 0। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, चलो। इसमें क्या है, एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। बोला है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CH4 का फॉर्मेशन एंथैल्पी CO2 का H2O का दे रखा है -74.8, इतना इतना।
तो एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कितना होगा, मतलब डेल एच पूछा, डेल एच ऑफ रिएक्शन पूछा। डेल एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, CO2, CO2 का फॉर्मेशन एंथैल्पी प्लस 2 इंटू H2O का फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्योंकि H2 है ना, तो 2 इंटू H2O का फॉर्मेशन एंथैल्पी H ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट मतलब H ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू O2 का मतलब 2 इंटू HO2। क्लियर, तब क्या हो जाएगा, सब वैल्यू दे रखा है एच का, एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, CO2 का इतना वैल्यू, CH4 का इतना वैल्यू, सब कुछ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, H2O का कितना वैल्यू इतना, सर एक गलती हो गया सर, O2 का वैल्यू नहीं दिया, CH4 CO2 H2O, CH4 CO2 H2, सर O2 कहाँ गया, O2, सुनो O2 क्या होता है, ऑक्सीजन का प्योर नेचुरल स्टेबल स्टेट O2 गैस होता है। इसका तो हमने बोल दिया, जब स्टैंडर्ड पूछा है तब क्या कितना होता है, जीरो। जीरो अभी अभी तो सिखा है ना, जीरो होता है, तो इसका हमने जीरो मान लिया। ठीक है, मान नहीं लिया मतलब जीरो होना ही पड़ेगा उसको, भरना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम से कराने से पहले मुझे हेस लॉ पढ़ाना पड़ेगा, पहले हेस लॉ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद वो वाला प्रॉब्लम कर दो। ठीक है, चलो हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ मैं ऑलरेडी मेरा जहां तक याद आ रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग में मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, चलो फिर से एक बार बोल देते हैं। सपोज करो कि ए से हमें डी तक जाना है, ए से डी, इसके लिए इंथैल्पी हो रहा है, इंथैल्पी लग रहा है डेल एच, एंड हमने बोला कि सर डायरेक्ट नहीं पसंद है मुझे, हम भाया होके जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी। इसके लिए इंथैल्पी चेंज डेल एच वन, इसके लिए डेल एच टू, इसके लिए डेल एच सी। हमारा ओरिजिन क्या था, सोर्स, मतलब ओरिजिन है तो सोर्स क्या था एंड डेस्टिनेशन क्या था, ये ओरिजिन है ए, डेस्टिनेशन है डी। हम कैसे भी करके जाएगा, ठीक है, हम कैसे भी करके जाए ये एक ही आएगा, एंथैल्पी चेंज शुड बी सेम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ओके, क्योंकि एंथैल्पी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, यू नो, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या, ये फाइनल स्टेट क्या, अभी तो कैसे भी करके तुम चला जाओ, कोई भी पाथ फॉलो करो, चेंज तो एक ही आएगा ना, सेम आएगा। तो ए से डी जाने से एक बार आता है डेल एच, इसका इक्वल किसका होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब सारा समेशन कर दो, सबका इक्वल होगा। क्लियर, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है, सब बड़ा आसान है। और चीज देखो, कुछ ऑपरेशन देख लो, ए टू बी अगर डेल एच 20 होता है तो बी टू ए -20, इस चीज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ये के होता तो यहाँ पे उल्टा रिएक्शन के लिए 1/k हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चीज है, डेल एच अलग चीज है। ये चीज मतलब दिमाग में भेज दो। ठीक है, ये चीज दिमाग में अभी से भेजो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसमें कंफ्यूज मत होना है, इसलिए बहुत स्टूडेंट होता है, इसलिए मैं पहले बताया। क्लियर, चलो ए टू बी डेल एच अगर 20 होगा तो उल्टा रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल एच इज इक्वल टू -20, मतलब माइनस हो जाता है। ए टू बी अगर 20 होगा तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू तो 40 हो जाएगा। ए टू बी 20, सी टू डी -10, तो इस वाले रिएक्शन के लिए क्या होगा, सर क्या किया आपने, हमने दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया, रिएक्टेंट रिएक्टेंट जोड़ दो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट जोड़ दिया, तो क्या होगा, ये भी जोड़ जाएगा, मतलब इसका डेल एच और इसका डेल एच जोड़ जाएगा, तो 20 प्लस -10 तो कितना होगा, +10। क्लियर, ए टू बी 10 है, सी टू डी 20 है, तो सर अभी हमने क्या किया, ए प्लस सी डी, बी प्लस सी सी, इसके लिए डेल एच पूछ रहा है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डेल एच पूछ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, बड़ा आसान है। देखो हमने क्या किया, ए पहले, ए लेफ्ट साइड में है, बी राइट साइड में है, मतलब सेम टू सेम रिएक्शन को हमने सिर्फ ऐड कर दिया, एक नंबर रिएक्शन जैसा था वैसा ही है। लेकिन सी लेफ्ट साइड में है एंड यहाँ पे सी फाइनल रिक्वायर्ड रिएक्शन में कौन सी साइड में है, राइट साइड में, एंड सी के साथ कुछ मल्टीप्लाइड भी है 3, एंड डी राइट साइड में, डी लेफ्ट साइड में इसमें है, मतलब इस वाले रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, एंड 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या करेंगे, 1 -3 × 2 करेंगे ना, मतलब एक नंबर रिएक्शन
उस एंड इस वाले रिएक्शन को हमने घुमा दिया इसलिए माइनस करेंगे, मतलब 3 इंटू क्या 2 नंबर रिएक्शन। तो जो आएगा उसको हम मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। कैसे सर? ये इसको जोड़ो, A to B। ए मैंने देखो A to B, इस वाले को क्या किया, 2 नंबर रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके घुमा दो तो 3D से 3C। अभी देखो जोड़ो तो यही मिलेगा। तो इसका डेल एज क्या होगा? डेल एज भी ऐसे ही ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब पहला का रिएक्शन का है 10, 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 20 मतलब -50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? अगर ये समझ में आ गया, ये वाला प्रॉब्लम को करा देते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देख लो। बोल रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3OH। देखो CH3OH का फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा, मतलब कार्बन सबका क्या लिखना पड़ेगा? नेचुरल स्टेबल स्टेट से रिएक्शन को पहले बनाना पड़ेगा। कार्बन का होता है कार्बन ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। हाइड्रोजन का होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2। तो सर बैलेंस कैसे करेंगे सर? ऐसे दो दो कर दे? नहीं, इसको 1 रखना है। तो ऑक्सीजन 1 है मतलब यहाँ पे हाफ लगाएंगे। यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन मतलब 2 लगाएंगे। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ इधर भी 1 कार्बन। इसी रिएक्शन का जो डेल एच आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मिथानॉल CH3OH। क्लियर? ठीक है। अभी क्या दे रखा है? गिवन है 3 रिएक्शन। 3 रिएक्शन देख लो, ये सब रिएक्शन दे रखा है, 1 2 3 मैंने नंबरिंग कर दिया। एंड फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CH3OH क्या होगा? मैं अभी जो लिखा वही मैं यहाँ पे लिखा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इसका डेल एच कैलकुलेट करना है। सर कैसे करके करेंगे? हम हेस लॉ से कर लेंगे। कैसे सर? ये जो तीनों इक्वेशन है ना, मतलब सॉरी तीनों जो रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन को ऐसे करके मल्टीप्लाई या तो माइनस या तो प्लस करो ताकि ये मिल जाए। मतलब तीनों रिएक्शन को ऑपरेशन करके हमें ये मिलना चाहिए। देखो कार्बन सॉलिड स्टेट में है, लेफ्ट साइड में है, तो 2 नंबर रिएक्शन में कार्बन है, लेफ्ट साइड में ही है, मतलब 2 नंबर रिएक्शन रहेगा। हमने 2 नंबर रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिया। फिर 2H2, H2 किधर है इसमें? ढूंढ लो H2 किधर है। H2 है, H2 है 3 नंबर रिएक्शन में लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड मतलब सेम साइड मतलब पॉजिटिव। कितना H2 है यहाँ पे? 1। यहाँ पे कितना चाहिए हमें? 2, मतलब 3 नंबर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 3। O2 किधर से अभी हमने क्या कर दिया? ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अभी से O2 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 किधर है? O2 तो सर बहुत जगह है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम इसका हिसाब से सोच लेंगे। तो क्या है, मिथानॉल सर कौन सी साइड में है? हमेशा रिक्वायर्ड रिएक्शन में तो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में है। एंड गिवन रिएक्शन में लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट यहाँ पे राइट मतलब उसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए माइनस लगाएंगे, 1 मोल ये भी 1 मोल, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो रिएक्शन नंबर 1, 1 रिएक्शन नंबर। इसको अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके जोड़ दो, रिएक्शन को लिखो, 1 नंबर रिएक्शन 2 नंबर रिएक्शन लिख दिया, 3 नंबर रिएक्शन भी 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एंड 1 नंबर रिएक्शन उल्टा करके मैंने लिख दिया। देखो 1 नंबर रिएक्शन CO2H2O CO2 2H2O एंड ये इधर लिख दिया। अभी देखो राइट साइड CO2 है, लेफ्ट साइड CO2 कट गया, राइट साइड 2H2O, लेफ्ट साइड 2H2 कट गया। O2 कितना है? 2 मोल, इधर 3/2 मोल मतलब माइनस करेगा तो हाफ मोल बचेगा। तो ये जो रिएक्शन निकल के आया वही तो रिएक्शन हमारा था, मतलब रिक्वायर्ड रिएक्शन था, हाँ या नहीं? तो निकल के आ जाएगा डेल एच। क्या कैसे आएगा सर? ये जो हमने ऑपरेशन करा ना, इस 2 नंबर का डेल एच को जोड़ेंगे, इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, मतलब 2 इंटू 3, 3 नंबर रिएक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 कर देंगे, तो यही निकल के आ जाएगा इतना आंसर। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना आराम से? कोई डाउट नहीं है तो मैक्सिमम पोर्शन आज क्लास का खत्म हो गया, और थोड़ा सा पोर्शन बचा है। थोड़ा सा पेशेंस ले लो, सांस ले लो लंबा, सुन लो। अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हीट कैपेसिटी पढ़ा, हीट कैपेसिटी। दूसरा क्या पढ़ा? एंथैल्पी। तीसरा क्या पढ़ा? हेस लॉ। चौथा क्या पढ़ा? फॉर्मेशन एंथैल्पी या तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये चीज जो है यही मेन चीज था इसमें,
इसी में से मतलब बोर्ड्स में प्रॉब्लम आता है, एंड इसी में से जो प्रॉब्लम तो आता है, मैं तो दिखा दिया प्रॉब्लम, एंड थ्योरी भी इसी में से आने का चांस ज़्यादा है। जितना पार्ट मैंने पढ़ाया, 1 2 3 4, 4 पोर्शन पढ़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। देखो मैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, मैं अभी अभी जो कराया तुम लोगों को, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एंड ये एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं है, ये एक मैं अच्छा खासा बुक से लिया था, ओपी टेंडन से लिया था ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम जो करेंगे अभी थोड़ा सा एंथैल्पी, मतलब और भी टाइप का होता है, मैंने बोला जैसे कॉम्बसन एंथैल्पी, फ्यूशन एंथैल्पी, ये एंथैल्पी वो एंथैल्पी अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चल, मेन पोर्शन खत्म हो गया, आज का मेन पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और है, 10 15 मिनट लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। एंथैल्पी ऑफ कंबसन, हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या देखा था, क्या होना है हमें, एक मोल प्रोडक्ट बनना है, एक मोल प्रोडक्ट बनना है। कंबसन मतलब क्या, पता है तुम लोगों को, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। कंबसन मतलब ऑक्सीजन से जलाना, ऑक्सीजन से जलाना, बर्निंग विथ, बर्निंग इन द ऑक्सीजन, या तो बर्निंग विथ द ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन से जलाना। सपोज करो कि बोला कि मीथेन का कंबसन रिएक्शन बोलो, तो मीथेन का कंबसन रिएक्शन, मीथेन को हम ऑक्सीजन से जलाएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O, कंबसन करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो सर इसमें से मोल का मतलब चक्कर नहीं है सर, उसमें जैसे था सर फॉर्मेशन एंथैल्पी में कि एक मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन था, बनना था। ये क्या है, कंबसन मतलब जलना, तो इसमें क्या होगा, एक मोल कंपाउंड का कंबसन होना चाहिए, मतलब इधर एक नहीं होगा, इस बार क्या होगा, इसका हम कंबसन कर रहे हैं, किसका कंबसन, मीथेन का कंबसन, इधर हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्लियर। इधर 2 3 4 नहीं चलेगा, इधर हमेशा एक। बैलेंस करो, पहले कार्बन को बैलेंस करो, एक है, इधर भी एक है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, इधर 4 है, इधर 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम, 4, मतलब यहाँ पे 2, क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, कंबसन रिएक्शन ऑफ मीथेन। अगर इथेन बोलेगा तो C2H6 प्लस O2 क्या मिलेगा सर, CO2 एंड H2O, बैलेंस करो, कार्बन 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 6, 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना, 4 एटम, यहाँ पे 3 7, यानी यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, मतलब 7/2 करना पड़ेगा, क्योंकि 7/2 इंटू 2, तो 7 हो जाएगा, इधर भी 7, इधर भी 7। तो सर इस 2 को यहाँ पे रखना है या पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एक मोल नहीं रहेगा। फॉर्मेशन रिएक्शन का कंडीशन था एक मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट, कंबसन रिएक्शन का कंबसन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबसन एंथैल्पी का कंडीशन है एक मोल जलना चाहिए, एक मोल कंबसन होना चाहिए, क्लियर। तो हो गया ना, ये सब मैंने दिखा दिया जो दिखाया। एंड और एक चीज, फॉर्मेशन एंथैल्पी से अगर डेलेज पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर यहाँ से हमें बोलेगा क्या, कंबसन एंथैल्पी से बोलो, डेलेज बोलो, तो क्या बोलेंगे, कंबसन एंथैल्पी किसका, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंबसन एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट का कंबसन एंथैल्पी। तो सर मतलब क्या है, कभी भी कोई भी चीज अगर डेल पूछेगा, डेलेज बोलो, ए बोलो, ओ बोलो, क्यों हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन जिंदगी में दो चीज याद रखना, अगर इस कंबसन एंथैल्पी से पूछेगा, या तो बॉन्ड एंथैल्पी, हम आगे जाके पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी से अगर पूछेगा, ठीक है, तभी सिर्फ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। बॉन्ड एंथैल्पी या तो कंबसन एंथैल्पी से पूछेगा तब क्या होता है, रिडक्स, सॉरी, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। लेकिन हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट होता है, मतलब अगर फॉर्मेशन के थ्रू हमें निकलना है डेलेज को, क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कहीं पे भी डेलेज निकलना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्यू निकलना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन कहाँ पे दिक्कत करता है, जहाँ पे कंबसन एंथैल्पी से निकलना है या तो जहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी से निकलना है, तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ
एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? द अमाउंट, एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, हाँ? देखो अच्छा से समझा देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when one mole compound is completely broken into atoms in gas phase। क्या बोला? The amount of heat absorbed when one mole compound is completely broken into atoms in gas phase, मतलब गैस फेज में एक कंपाउंड को हम पूरा तोड़ देंगे, किसमें? एटम्स में। एक चीज और, इसमें घुसने से पहले हम क्लियर करना चाहते हैं दो चीज, तीन चीज। हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा है हमने अभी तक? फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी एंड एटोमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन में क्या बोला था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या तो मतलब एब्जॉर्ब्ड या तो रिलीज, मतलब इसका डेलेज पॉजिटिव या नेगेटिव अभी तक फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है। लेकिन कंबशन एंथैल्पी में क्या होगा? अगर हम किसी चीज को जलाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी हमेशा निकलेगा, मतलब एनर्जी जनरेट होगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हमेशा हीट रिलीज होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो डेलेज क्या होगा? नेगेटिव। एंड एटोमाइजेशन एंथैल्पी मतलब हम किसी को, मतलब अगर हमें CH4 को तोड़ना है या तो H2 को तोड़ना है तो क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ये हमेशा एंडो होगा, मतलब हमेशा डेलेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखो डेलेज क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला? एब्जॉर्ब बोला था, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो गैसियस फेज में सारा रिएक्शन यहाँ पे गैसियस फेज में चलेगा। अगर H2 को हम तोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलेगा, CH4 को तोड़ेंगे तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम मिलेगा, वही यहाँ पे बोला है। ये लास्ट वाला चीज क्या लिखा है मैं अभी समझाता है, रुको। बॉन्ड एंथैल्पी 4 नंबर में आएगा, बॉन्ड एंथैल्पी। जो डिटेल्स में पढ़ना था हमें पढ़ लिया, ठीक है। अभी छोटा छोटा पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो अभी हम कवर करेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, ठीक है। देख लो बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The average bond dissociation in the average bond dissociation energy required to break each bond in a compound। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या? द एवरेज, यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है, क्या? एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। द एवरेज बॉन्ड डिसिशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ईच बॉन्ड इन अ कंपाउंड, मतलब CH4 को अगर हम तोड़ेंगे तो पहले एक बॉन्ड टूटेगा, तो CH3H, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो और एक टूटेगा, और एक टूटेगा, एक और एक टूटेगा। पहले जो लगेगा वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 2, 3, 4 करके। तो बॉन्ड एंथैल्पी इसको हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? उसको एवरेज कर लेंगे, मतलब समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाई 4, क्योंकि एवरेज 4 बार हुआ है ना। तो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो एटमाइजेशन होता है ना, इसको समेशन को ही बोलते हैं एटमाइजेशन। उसके बाद अगर हम इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करते ही हमारा बॉन्ड एंथैल्पी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एक रिलेशन तुम बोल सकते हो कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू एटमाइजेशन बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। छोड़ो, उतना सब खास नहीं है, उतना चाहिए भी नहीं नोट्स के लिए। तो डेल एच इज इक्वल टू क्या होगा? डेल एच बॉन्ड रिएक्टेंट माइनस डेल एच बॉन्ड प्रोडक्ट। डेल एच अगर निकलना है फॉर्मेशन कॉम्बशन एंथैल्पी से तो क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैं कुछ देर पहले, 2 मिनट पहले ही मैं बोला था, दो चीजें सिर्फ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है क्या? अगर कॉम्बशन एंथैल्पी से निकलना है तब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, या तो बॉन्ड एंथैल्पी से निकलना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बट फॉर्मेशन से निकलना है और किसी से निकलना है तब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। क्लियर? चलो, एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। फेस चेंज मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस मतलब उल्टा भी हो सकता है, या तो सॉलिड से वेपर। तो देखो, सॉलिड से लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से वेपर को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। सॉलिड से वेपर को सप्लीमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड के लिए जितना मतलब एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्योंकि मेल सॉलिड से लिक्विड को इस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन या तो मेल्टिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से वेपर को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से वेपर होने का प्रोसेस को हम बोलते हैं सप्लीमेशन। तो जितना सॉलिड से वेपर बनाने के लिए जितना में एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सप्लीमेशन। क्लियर? तो देखो,
ये दो चीज को अगर हम जोड़ देंगे तो 3 नंबर निकल के आएगा ना। देखो ये अगर 1 नंबर रिएक्शन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो 3 नंबर कैसे मिल रहा है? तो ये 1 और 2 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सॉलिड टू लिक्विड। 2 नंबर को जोड़ो, लिक्विड टू वेपर। तो जोड़ दो, अभी क्या होगा? लिक्विड लिक्विड काट जाएगा, सॉलिड टू वेपर आ जाएगा। तो ही तो है 3 नंबर रिएक्शन। मतलब हेस लॉ का मुताबिक हमें, या अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे, डेल एज फ्यूजन एंड डेल एज वेपराइजेशन को जोड़ देंगे तो डेल एज सब्लिमेशन आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। यहाँ पे हमने वही कर दिया। कोई डाउट? डाउट नहीं है। अभी छोटा छोटा टर्म्स है देख लो, और 3 4 चीजें देख लो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड मतलब H प्लस, बेस मतलब OH माइनस, न्यूट्रलाइजेशन होगा मतलब पानी बनेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी निकलता है, रिलीज मेंशन है, रिलीज मतलब हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी निकलेगा। कितना होता है? डेल एच न्यूट्रलाइजेशन NEU मतलब न्यूट्रलाइजेशन -57.1 किलोजूल पर मोल। ये वैल्यू याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, चलो। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब क्या? आयन में तोड़ने के लिए, डिसोसिएशन करने के लिए। सपोज करो कि HCl है, HCl कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस। NaOH कैसे टूटेगा? Na प्लस OH माइनस। 1 मोल एसिड या तो बेस को आयन में मतलब डिसोसिएशन करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ये रिक्वायर्ड होगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई सा भी अगर बॉन्ड को मतलब तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए होता है, तो इसीलिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन या तो डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन या तो एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी अभी बोला क्या, कार्बन का बहुत कार्बन का क्या होता है? एलोट्रोप्स होता है। क्या? कार्बन ग्राफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन ग्राफाइट एलोट्रोप्स, कार्बन डायमंड एलोट्रोप्स। दोनों को हम चेंज कर सकता है हीट देके। ठीक है, हीट चेंज करने से दोनों का अंदर क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो सकता है। तो उसके लिए जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? सपोज करो कि कार्बन ग्राफाइट से कार्बन डायमंड का रिएक्शन चल रहा है, इसके लिए जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन प्रोसेस तो मैंने पढ़ाया था, सॉल्वेशन हाइड्रेशन वो केमिकल बॉन्डिंग में। तो MgSO4 है 7H2, तो क्या हो जाएगा? MgSO4.7H2। तो इसके लिए जितना एंथैल्पी चेंज होगा क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे क्लोरीन गैसियस में है, क्लोरीन को हम एक्वा स्टेट में भेजना है तो पानी से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब सेम चीज है। हाइड्रेशन मतलब क्या? हाइड्रेशन मतलब होता है पानी, मतलब सॉल्वेंट पानी हो, जरूरी है पानी होगा चाहिए, मतलब वो जरूरी है ना, पानी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेशन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मतलब क्या है? देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज completely dissolved in solvent। मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सिर्फ पानी। हाइड्रेशन में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सिर्फ पानी। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। सपोज करो कि एंथैल्पी HCl पहले था 2 मोलर कॉन्सेंट्रेट, अभी उसमें मैं पानी ऐड किया तो क्या हो गया? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेट हो गया। ठीक है, मतलब 1 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, पहले था 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो डाइल्यूट हो गया। इसके लिए थोड़ा एनर्जी चेंजेस होगा, मतलब एंथैल्पी चेंजेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर? कोई डाउट? मैं आशा करता हूँ कि इसमें कुछ डाउट नहीं है, किसी का कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। मैं बहुत एक एक चीज को बहुत डिटेल्स में पढ़ाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को मतलब जो नोट्स मैं दे दूंगा, ये अच्छा होगा कि अगर हैंड रिटन नोट्स तुम लोग मतलब तुम लोग खुद का नोट्स बना लोगे तो अच्छा होगा, वरना तुम लोग प्रिंट कराओ। ठीक है, प्रिंट करा लोगे तो तब भी काम अभी चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो नजदीक आ गया, उतना टाइम है नहीं। तो बढ़िया से चीज़ों को देखो, अगर कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो एंड नेक्स्ट वीडियो सिर्फ हमारा 2 3 टॉपिक बचा है। क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद है हमारा एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिर्फ 4 चीज है, छोटा छोटा पोर्शन है। हम 1 घंटे का और एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट दिन, उसमें हम कवर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा से देख लो। ओके, एंड अगर इसमें कोई भी डाउट आया है तो डे 1 वाला वीडियो मतलब पार्ट 1 जो था ना, पहला वाला वीडियो, तो उसको देख लो। ठीक है, चलो खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू, जय हिंद।